गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है? कैसे हैं आप लोग? गर्मी का मजा ले रहे हैं या बारिश का? यही दो मौसम चल रहा है अभी तो। विनय, गुड इवनिंग। आलोक, जीनल, अभिनव, सभी को गुड इवनिंग भाई। सभी बच्चों को गुड इवनिंग, नमस्ते। अच्छा, स्कूल का एग्जाम भी चलने लगा? लो, बहुत जहरीले हैं तुम्हारे स्कूल वाले। अभी तो गर्मी छुट्टी होनी चाहिए यार। अभी तो गर्मी छुट्टी होनी चाहिए, अभी एग्जाम कहाँ से आ गया तुम्हारा? हाँ भाई, नैतिक थोड़ा सुबह उठ के दौड़ ओड़ लगाओ। ठीक है, आधे घंटे कुछ करो तो मेंटली फ्रेश रहोगे। अरे मैं चमक रहा हूँ, तुमको चमक में चमक रहा है कि नहीं? मेरा चमकना इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको चमक रहा है कि नहीं क्वेश्चन, वो इम्पोर्टेंट है। पोटेंशियल डिवाइडर क्या होता है? अरे केवीएल ही होता है भाई पोटेंशियल डिवाइडर, बता देता हूँ। वो सब टॉपिक की तरह पढ़ाते हैं लोग, बुकों में लिख दिया जाता है, तुम लोग सोचते हो कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। यही तो गलती है, यही मिसअंडरस्टैंडिंग है। उसको लेके खुद से सॉल्व करो तो तुम्हें दिखेगा ये तो नॉर्मल केवीएल चीज है। इसको पोटेंशियल डिवाइडर, करंट डिवीजन रूल के नाम से लोग पढ़ा रहे हैं। चलिए, तो कहानी शुरू करते हैं। प्लान बी का तो मुझे नहीं पता, इतना जरूर पता है कि सभी बच्चे जो है जेई मेंस को सिक्योर करते हुए चलो। और जेई मेंस सिक्योर तभी होगा जब आप यहाँ जो पढ़ रहे हैं इसको पूरा पढ़िए, पूरे इलिस्ट्रेशंस को अच्छे से करिए, और एटलीस्ट डीपीपी कर लीजिए और पीवाईक्यूज कर लीजिए जेई मेंस के, करीब 5 साल के चैप्टर वाइज। बस जेई मेंस सिक्योर हो जाएगा। कम मेहनत में आप अपने जो है कम से कम एक चीज सिक्योर कर पाएंगे। यहाँ तो आप सब कुछ पढ़ ही रहे हैं, और फिर जो 5 महीने का समय मिलेगा, इस 5 महीने में जो बची खुची कसर होगी एडवांस की, वो 5 महीने बहुत होते हैं, उसमें आप वो पूरा कर सकते हैं। जो लोग अगर एक साथ नहीं कर पा रहे उनको ये तरीका बता रहा हूँ। तो उनको अगर वो नहीं कर पा रहे हैं तो सीट कम से कम नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं, छोड़ दो। तो कम से कम आप यहाँ की जो भी पढ़ाई कर रहे हैं वो करिए। डीपीपी जेई मेंस ओरिएंटेड टाइप ही है, टॉपिक वाइज है, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी फॉर्मूले की, वो कर लीजिए। और पीवाईक्यूज कर लीजिए आप हर टॉपिक के। जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी का आप जो है आपके बुक में जितने भी क्वेश्चन दिए हैं पीवाईक्यूज 40, 50, 60, ये एटलीस्ट कर लीजिए। तो जो बच्चा मेरे साथ साथ चैप्टर कंप्लीटिशन के बाद पीवाईक्यूज कर लेता है, उसके बाद से जो आजकल तो बुक में है, बढ़िया बुक है, जो बताया भी था तुम लोगों को कि पीवाईक्यू चैप्टर वाइज आते हैं। ठीक है, और कुछ बुकों में तो कॉन्सेप्ट वाइज भी हैं। कुछ बुकों में पीवाईक्यू जो है कॉन्सेप्ट वाइज भी हैं, चैप्टर में भी। जैसे सीरीज पैरेलल के क्या क्या आए हैं, पावर के क्या क्या हैं, ऐसे भी हैं। तो आपको बुकों में ऐसे भी मिल जाएंगे पीवाईक्यूज कि आज हमने पावर पढ़ा तो केवल पावर के कितने पीवाईक्यूज आए हैं वही कर दें। ठीक है, तो उसको आपको कर लेने का है। ठीक है, तो एटलीस्ट मैं आप लोगों को बता रहा हूं, हाँ दिशा में है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब उसका सॉल्यूशन वोल्यूशन का कोई भरोसा नहीं है, वो हो सकता है गलत सलत, लेकिन सब में नहीं होता है यार। 80% तो सही रहते हैं, एरर फ्री तो कोई चीज होती ही नहीं है। लेकिन आप 5% मान सकते हो आपका एरर होगा, बाकी उसमें बिल्कुल टॉपिक वाइज है। तो मैं आपसे यही कह रहा हूं कि प्लान बी प्लान ए का मुझे नहीं पता, लेकिन ये जरूर पता है कि आप इतना समय दे रहे हो, इतनी मेहनत कर रहे हो, तो एक चीज सिक्योर करके चलो, वो है अपना जेई मेंस, जिसमें कि कोई ना कोई एनआईटीज आप जरूर हासिल कर लोगे, चाहे वो बिलो एवरेज बच्चा ही क्यों ना हो, अपनी मेहनत के दम पे। ठीक है, चलिए, तो हम लोग करंट के मेजर पार्ट सर्किट प्रॉब्लम कर चुके थे। आज थोड़ा सा मैं आपको पावर
इन केस ऑफ बल्ब की बात बता देता हूं, इसमें भी बहुत बार जेई मेंस में भी क्वेश्चन आए हैं, मतलब जेई मेंस में आता ही रहा है। तो इसमें जो गलतियां होती है, जो लोग नहीं समझ पाते, वो सब देख लीजिए। पावर इन केस ऑफ बल्ब, हाँ एनआईटी नहीं चाहिए, आईटी चाहिए, तो बस लगे रहो फिर। मतलब लेंगे तो आईआईटी, नहीं तो फिर कुछ नहीं, या तो सेलेक्ट होंगे तो आईआईटी में, नहीं तो नहीं सेलेक्ट होंगे। क्यों भाई, खैर ऐसा होता नहीं है, कोई बच्चा जेन्युइनली आईआईटी एडवांस की तैयारी कर रहा है तो जेई मेंस तो फोड़ेगा ही। तो पावर इन केस ऑफ बल्ब, मैं उनकी बात कर रहा था जो नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, कुछ तो कम कर। देखिए क्या होता है, बच्चों की स्ट्रेटजी एक बड़ी गड़बड़ होती है, या तो सब कुछ करेंगे या तो कुछ नहीं करेंगे, वो बड़ा खराब है, ठीक है, वो आपका नहीं होना चाहिए। आपको कुछ ना कुछ तो करना है, उसमें खुश रहना है। तो पावर इन केस ऑफ बल्ब, तो बल्ब में देखिए दो कहानी होती है। क्या होती है, बल्ब बाजार में अब तो वो बल्ब नहीं मिलते, सीएफएल मिलता है जो तुम लोग लेने जाते हो, है ना। तो ये जो बल्ब है, इसकी दो चीजें होती हैं। पहले याद है वो पीले पीले वाले बल्ब मिलते थे, बड़ा मजा आता था उसको जलाकर रात में पढ़ने में, ठंडियों के टाइम में, और गर्मियों में तो उस पर देखने का मन नहीं करता था। हम लोगों ने करी है पढ़ाई, तो पर पीले वाले बल्ब ही मिलते थे तब। सीएफएल तो ये 5-7 सालों से प्रचलन में आया है, 5-7 साल नहीं, 8 साल हो गए, ठीक है। तो उसमें आपने देखा होगा कि वो जो बल्ब होते थे, अभी भी कहीं ना कहीं आपको दिखेगा, उसमें कुछ लिखा होता है धोखे से। सीएफएल में भी लिखा होता है, आपने देखा है, ठीक है, सीएफएल में भी लिखा होता है। क्या लिखा होता है, 100 वॉट, है ना, 220 वोल्ट, ऐसा ऊपर लिखा होता है। इसका ये मतलब है कि कंपनी जब इसको डिजाइन कर रही है, हमारे लिए यहाँ कोई सीएफएल नहीं है, हम फिलामेंट वाला बल्ब ही पढ़ रहे हैं कि उसमें करंट जाएगा, उससे I²R की हीट प्रोड्यूस होगी जो आपको रोशनी देगी, ठीक है। तो यहां पे हम यही मान के चलेंगे कि ये फिलामेंट वाले बल्ब हैं। तो अब यहां पर ये जो बल्ब है, इस बल्ब में लिखा होगा ऊपर जो बातें, दो चीजें लिखी होगी, एक पावर की यूनिट लिखी होगी और एक वोल्टेज की, ठीक है, पावर और वोल्टेज की यूनिट लिखी होगी। नहीं, नेक्स्ट चैप्टर का कोई बहुत खास यूज नहीं होगा। नेक्स्ट चैप्टर अपना है आरसी सर्किट के बाद अभी इंस्ट्रूमेंट है, अभी सर्किट ये चैप्टर बचा हुआ है भाई, काफी इंपॉर्टेंट पार्ट बचा हुआ है, आरसी सर्किट और इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। ये छोटा सा, एक बहुत छोटा सा पार्ट है, इसको बताने के बाद आरसी सर्किट पे आगे बढ़ते हैं, और इंस्ट्रूमेंट है, उसके बाद हम मैग्नेटिज्म में मूव ऑन करेंगे। तो बल्ब में मैंने आपको ये बताया कि दो चीजें होती है, रेटेड वैल्यू, यहां पे लिखा होगा रेटेड वैल्यू, रेटेड वैल्यू, रेटेड वैल्यू में क्या होगा, मतलब पावर और वोल्टेज ये मेंशन होगा। इसका ये मतलब हुआ कि जब कंपनी ये बल्ब बना रही होगी तो ये मान के चल रही होगी, ये मान के चल रही होगी कि सेफली कितने मैक्सिमम वोल्टेज पर ये रन कर पाएगा, ठीक है, सेफली कितने मैक्सिमम वोल्टेज पर ये रन कर पाएगा। इससे ज्यादा अगर कर दिया, इससे ज्यादा अगर कर दिया तो वो फ्यूज हो जाएगा, उस पे वर्क नहीं कर पाएगा, मेरे उससे कम पे कर सकता है, रेटेड पावर के कम वोल्टेज पे तो कर सकता है वर्क, लेकिन रेटेड पावर के, रेटेड वोल्टेज से ज्यादा वोल्टेज अगर आप दोगे, 220 वोल्ट का बल्ब है, उसको आपने 300 वोल्ट की सप्लाई दे दी तो फ्यूज हो जाएगा। तो गांव में या कहीं पे लोड शेडिंग नहीं होती थी उस समय, ट्रांसफार्मर ये नहीं थे, तो अक्सर क्या होता था कि बल्ब अचानक जो है, मतलब कभी बहुत तेजी से जो है अपना जो है करंट आया और सारे घर के बल्ब, कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि सारे घर के बल्ब जो है फ्यूज हो गए। क्योंकि गांव में क्या होता था कि गांव के लोग वो एमसीबी नहीं लगा देते कि वो पहले ही जो है मेन स्विच जो है ट्रिप कर दे, वो तो आप जानते ही हो, बहुत लोग तो जुगाड़ तंत्र कटिया मार के जो है चलाते थे डायरेक्ट लाइन से, तो बस सारे बल्ब जो है पैसा वसूल लेते थे। तो ये वही चीज है कि रेटेड वैल्यू का मतलब हुआ कि इंस्ट्रूमेंट सेफली वर्क।
सेफली वर्क, यहां इंस्ट्रूमेंट मतलब बल्ब है, ये जनरल के लिए लिख रहा हूं, तो इंस्ट्रूमेंट सेफली वर्क यहां बल्ब ही लिख देता हूं, यहां इंस्ट्रूमेंट का मतलब बल्ब ही है। ये इसका मतलब है कि रेटेड वैल्यू, अरे यार अब तुम्हारे स्कूल में एग्जाम है, कौन से चैप्टर का एग्जाम है? इलेक्ट्रोस्टैटिक का है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो है डेरिवेशन जो है आपके पॉइंट चार्ज का है। अगर आपने गॉस लॉ पढ़ लिया है तो गॉस लॉ के पॉइंट चार्ज, इनफाइनाइट लाइन चार्ज, सीट ऑफ चार्ज, ये सब डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है। ये सब काहे पूछ रहे हो यार, पढ़ लो यार, ये सब तुम लोगों को पता है, जो जो तुम्हारे स्कूल में टीचर पढ़ाया होगा वही देगा। बल्ब सेफली वर्क इफ वोल्टेज एंड पावर ऑफ द बल्ब इज लेस देन, और इतना डिटेल में इलेक्ट्रो पढ़ चुके हो, तुम्हें तो मतलब एकदम बिना पढ़े जाना चाहिए और चिपका के आना चाहिए। बल्ब सेफली वर्क और इफ वोल्टेज एंड पावर ऑफ द बल्ब इज लेस देन और इक्वल टू रेटेड वोल्टेज। ठीक है भाई, तो ये है कहानी रेटेड वैल्यू की। अब आप रेटेड वैल्यू से क्या निकालते हो, सुनो ध्यान से। रेजिस्टेंस आर, आर जो है, आर अपना जो है हमेशा रेटेड वैल्यू से निकलेगा। क्यों? कंपनी ने बोला कि कंपनी ने ये डिजाइन किया कि भाई ये बल्ब बना रहा हूं मैं 220 वोल्ट, ठीक है, दो हमारे कॉमन घरों में सप्लाई होती है इंडिया में 220 वोल्ट, ठीक है, और 100 वॉट का मुझे बल्ब बनाना है, तो उसके लिए मैं फिलामेंट जो रखूंगा रेजिस्टेंस वो कितना होगा। तो हमेशा कंपनी पहले से रेजिस्टेंस डिजाइन कर चुकी होगी ना, जिससे कि वो 220 वोल्ट और 100 वॉट पे सेफली काम करे। तो हमेशा और हमेशा ये गलती मत करना कि रेजिस्टेंस निकालने के लिए, बल्ब के रेजिस्टेंस को निकालने के लिए सर्किट का वोल्टेज ले लो, जिस सर्किट में वो कनेक्शन दिख रहा है, वो नहीं करेंगे। अब मान लो तुम 220 वोल्ट का बल्ब ले आए, लेकिन उसको 100 वोल्ट की बैटरी में चला रहे हो, चलेगा, लेकिन 100 वोल्ट की बैटरी में चलेगा, इसका ये मतलब नहीं है कि 100 वोल्ट की बैटरी के अकॉर्डिंग उसका रेजिस्टेंस होगा। रेजिस्टेंस तो आपका 220 वोल्ट के अकॉर्डिंग कंपनी ने बनाया होगा ना, तभी तो वो चल रहा है 220 वोल्ट तक, या उसके नीचे, उसके ऊपर वो फूक जाएगा। ठीक है, तो अब आर क्या लिखोगे? आर हमेशा ही ध्यान रखना, रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब कैलकुलेटेड बाय रेटेड वैल्यू, ये दिमाग में होना चाहिए। रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब कैलकुलेटेड with respect to rated value। क्लियर हो गया सभी को? रेटेड वैल्यू, तो पावर तो सभी लोग जानते हो V स्क्वायर बाई आर होता है, या I स्क्वायर आर, तो यहां से जो R होगा वो होगा V स्क्वायर बाई P, जिसमें ये ध्यान रखिएगा कि V और P रेटेड होना चाहिए, जो बल्ब पे लिखा हुआ है वो यूज करेंगे। तो यहां से आप R जो लिखेंगे वो लिखेंगे V स्क्वायर बाई P, जिसमें कि V और P क्या है, V और P क्या है, रेटेड। ठीक है, तो V अपना है रेटेड वोल्टेज और P क्या है, रेटेड पावर, जो बल्ब पे लिखा होगा। V है अपना रेटेड वोल्टेज और P है अपना रेटेड पावर। ये है कहानी। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए हमारे पास क्या है कि आपको एक बल्ब दिया मैंने, और इसको आपने क्या किया, 110 वोल्ट की बैटरी से जोड़ रखा है। ठीक है, और आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ इसमें पावर कितना डिसिपिएट हुआ। ठीक है, व्हाट इज पावर? भाई साहब पावर पूछ रहे हैं, पावर बहुत पहले बता चुका हूं भाई साहब,
ठीक है, पढ़ लीजिएगा। अब ऐसे पूछोगे तो फिर बताने ही लग गया मैं। पावर नहीं पता यार, पावर के बहुत सारे क्वेश्चंस कराए मैंने। 110 वोल्ट का अपना ये बैटरी है, इसमें जो रेटिंग वैल्यू है वो दी हुई है आपको 220 वोल्ट और 100 वोल्ट। ये इस पे छपा होगा, इस पे लिखा होगा, ठीक है। तो इस पे लिखा होगा, इसका क्या मतलब होगा? आई स्क्वायर आर भी होता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप जो डाउट पूछ रहे हैं। P इक्वल टू आई स्क्वायर आर भी होता है, लेकिन आई जो है सर्किट पे डिपेंड करता है मेरे भाई, ठीक है। आई जो है सर्किट पे डिपेंड करता है, उस बल्ब को आप किस सर्किट में लगा रहे हो अकॉर्डिंगली करंट फ्लो होगी और उसमें करंट जाएगा। तो आई वी डोंट नो, तो रेजिस्टेंस को हम कैसे निकालेंगे? रेजिस्टेंस तो हम रेटेड वैल्यू हमेशा जो मैंने आपको बताया P इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, मतलब R इक्वल टू वी स्क्वायर बाई पी से निकालेंगे। करंट हर सर्किट में उस बल्ब को अपने घरों में जहां भी लगाओगे तो करंट जो है अकॉर्डिंगली अलग अलग फ्लो करेगा सर्किट में, समझ गए? इसीलिए पी आई ये नहीं करेंगे इसको निकालने के लिए। हाँ, जब सर्किट में ये होगा तो सर्किट में पावर डिसिपेशन के लिए आप ये यूज कर सकते हैं, जब आपको करंट पता होगा तो बल्ब में कितना करंट जा रहा है तो। लेकिन जब रेटिंग रेजिस्टेंस निकालना है तो हमेशा आपको P और V पता होगा, तो आप सीधे सीधे क्या करेंगे? V स्क्वायर बाई पी करेंगे R निकालने के लिए। तो ये देखिए जैसे ये दिया हुआ है, अब हमें इसमें पूछा जा रहा है कि बताओ कि व्हाट इज द पावर डिसिपिएटेड अक्रॉस द बल्ब। तो बल्ब से कितना पावर डिसिपिएटेड होगा ये आपको बताना है, ठीक है। मान लो ऐसा आ गया, तो ये अब आपको समझ में आना चाहिए कि कुछ बच्चे ये ठोक के ना आ जाएं कि भाई सर 100 वॉट पावर है, इसमें क्या है, दिया तो है भाई 100 वॉट उसका मैक्सिमम है। आपने उसको जहां जिस सर्किट में डाला है, जिस सर्किट के साथ इसको जोड़ा है, उसके रिलेटेड उसमें कितना करंट फ्लो होगा वो सब डिसाइड होगा। तो ये किसके लिए है? तो ये जो है रेजिस्टेंस निकालने के लिए है। जिस फिलामेंट को इस कंपनी ने बनाया होगा इस रेटिंग वैल्यू के लिए, तो उसने वो फिलामेंट का डिजाइनिंग किया होगा, तो उसने रेजिस्टेंस कितने डिजाइन जो किया होगा, वो रेजिस्टेंस कैसे डिजाइन किया होगा जिससे कि ये सेफली इतने तक वर्क करे या इससे कम तक वर्क करे। तो अब आप कर लोगे, इसमें करंट निकालोगे। करंट निकालने के लिए इसका रेजिस्टेंस चाहिए होगा, तो रेजिस्टेंस निकालने के लिए मैं ये कह रहा हूं ये V यूज नहीं होगा, ये V यूज होगा। सब लोग समझ गए? रेजिस्टेंस निकालने के लिए ये V यूज नहीं होगा, ये V यूज होगा। तो सबको क्लियर हो गया? ये कौन सी वैल्यू है? रेटेड वैल्यू है, ये रेटेड वैल्यू है और ये अपना सर्किट की वैल्यू है जिस सर्किट में आप इसे लगा रहे होगे, ठीक है। तो अपने पास क्या हो जाएगा? पावर जो हो जाएगा रेटेड, आर के लिए बताया है हमेशा रेटेड वोल्टेज यूज करोगे, V स्क्वायर बाई पी। ये रेटेड V एंड P रेटेड वैल्यू है। बार बार मैं लिख रहा हूं, लोग यही सब नहीं समझते हैं, छोटी छोटी चीजें और गलत करके आते हैं। रेटेड वैल्यू तो यहां पे अब यूज कर लो। आर V कितना है? V अपने पास है 220 स्क्वायर अपॉन में 100, ठीक है। ये हो गया अपना रेजिस्टेंस। अब इसमें एक्चुअली कितना पावर डिसिपिएट हो रहा होगा, तो एक्चुअली कितना डिसिपिएट हो रहा है उसको निकालने के लिए क्या करोगे? उसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि इस सर्किट में करंट कितना है। तो करंट है, इसकी सप्लाई जो है, करंट यहां से निकलेगा 110 अपॉन में रेजिस्टेंस R, ठीक है। अब आप जो बोल रहे थे कि पावर निकालना है, पावर थ्रू द बल्ब, तो पावर थ्रू द बल्ब जो हो जाएगा, ये PR को मैं PR लिख दे रहा हूं, VR लिख दे रहा हूं। तो VR, जिससे आप ये कंफ्यूज ना हो, VR एंड PR मतलब रेटेड वैल्यू, ओके। एंड दिस P इज जनरल वैल्यू। तो यहां से आप P क्या लिखोगे? P जो लिखोगे वो लिखोगे I स्क्वायर R, मतलब I की वैल्यू है 110 स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर इंटू R। तो ये आ जाएगा 110 स्क्वायर अपॉन में R, और R आप रेटेड वैल्यू से निकाल चुके होगे, तो 110 स्क्वायर अपॉन में 220 स्क्वायर
इंटू 100, कैलकुलेट कर लीजिए। तो यहां से देखो ये अपने पास 1/2 आ जाएगा, 1/4 तो 25, तो 25 वोट आएगा भाई। तो आपने क्या देखा कि ये कितना पावर डिसिपेट कर रहा होगा 25 वोट का, जबकि इसकी कैपेसिटी कितनी है 100 वोट की, है ना, जिसकी कैपेसिटी कितनी है 100 वोट की, लेकिन ये करेगा कितना 25 वोट। ठीक है, अगर उल्टा कर देते आप, अगर आप उल्टा कर देते, हाँ भाई रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा ऋषि बाबू। जब आप कोई बल्ब खरीद के ले आओगे तो कंपनी ने जो फिलामेंट का डिजाइन कर दिया होगा, बल्ब का रेजिस्टेंस अपने आप थोड़े गायब होगा। जिस बल्ब को आप जिस सर्किट में यूज कर रहे होंगे उसका पोटेंशियल डिफरेंस, उसका करंट चेंज होगा। एक बार रेजिस्टेंस बल्ब का जो निकाला कंपनी ने, जो बनाया, ऐसा कोई जादुई बल्ब नहीं बनाएगी वो, समझ रहे हो, कि कोई ऐसा अभी तक जादुई बल्ब बना दे कि कंपनी देखेगी, बल्ब देखेगा कि अच्छा मुझे कम वोल्टेज पे ऑपरेट करना है तो मैं अपना रेजिस्टेंस भी एडजस्ट कर लूं। ठीक है, कंपनी तो अपनी मैक्सिमम वोल्टेज को देखकर इसको डिजाइन कर चुकी होगी और वो ये डिजाइन कर चुकी होगी इतने रेजिस्टेंस का ये बल्ब रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। जिस सर्किट में आप लगाओगे तो उसका करंट और उसका वोल्टेज चेंज होगा। एक भाई पूछ रहा है फिलामेंट क्या है। मां कसम, मतलब जंगल से तो नहीं आए हो। अरे कोई आपने वो वाला बल्ब देखा है निकॉन, इसमें जो एलॉय यूज होता है निक्रोम, यहाँ पे पतला सा वायर होता है, वो फ्यूज हो जाता है, बहुत पतला सा वायर होता था फिलामेंट बल्ब। जाके ढूंढना, मिल जाएगा, यूट्यूब पे सर्च कर लेना पुराने बल्ब, तो आपको वहां पे फिलामेंट दिख जाएगा। मौज ले रहे हो तुम लोग लगता है, अरे फिलामेंट नहीं पता बल्ब का। चलिए ठीक है, तो ये है कहानी बल्ब के रेटेड वैल्यू की और जो आपने देखा। अब मान लीजिए इसी में देखते हैं आपको एक बिल्कुल मेड ऑफ टंगस्टन, देखिए एक बच्चा बता रहा है, सही कह रहे हैं, टंगस्टन का है, जो आप 10th क्लास में पढ़ के आए होगे अभी। ठीक है, मेड ऑफ टंगस्टन, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो यहां पर अपने पास क्या हो जाएगा कि सीरीज में बल्ब अगर लगे हैं, तो मैं आपको एक फॉर्मूला दे रहा हूं बट उसमें भी कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है, कब अप्लाई करेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ बल्ब। ठीक है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब है कि मान लो बहुत सारे बल्ब हैं। यस, 25 वोट इज पावर ऑफ सर्किट। उस सर्किट में कितना पावर डिसिपिएट हो रहा होगा, 25 वोट, ये सर्किट का पावर है। बल्ब का मैक्सिमम कैपेसिटी 100 तक का है। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन। ऋषि भाई पूछ रहे हैं बल्ब से रोशनी कैसे आती है। अब ये तुम रोशनी से ही जाके पूछना, वही बताएगी कि बल्ब से रोशनी कैसे आती है। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ बल्ब, देखो मान लो मैं 2 के लिए कर रहा हूं, मतलब आप जनरलाइज भी कर सकते हो, मैं अभी 2 के लिए कर रहा हूं। मान लो ये P1 है और यहां पे ये P2 है, 2 बल्ब हैं और इसको मैंने किसी सर्किट में लगा रखा है, ये V है। ठीक है, और ये P1 और P2 इसके रेटेड पावर है, रेटेड वैल्यू है ना। P1 जो ऊपर लिखा होता है ये रेटेड वैल्यू है, लेकिन इसमें एक कंडीशन क्या है वो ध्यान से सुन लीजिए। इसकी रेटेड वोल्टेज भी है। पूरा गेम इसी पे, पता लगा हर जगह ये फॉर्मूला लगाएंगे सब गड़बड़ हो जाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगी। तो P1 और V है और P2 और V है, तुम लोग मौज लेने में आगे हो। ऋषि भाई का बहुत नाम है। तो यहां पर अपने पास क्या हो जाएगा, करंट आई फ्लो होगा सर्किट में। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि ये फॉर्मूला मैं जो डिराइव कर रहा हूं, जिसको तुम डायरेक्टली यूज कर सकते हो, ठीक है, वो कब करोगे, जब देख लेना कि जो रेटेड वैल्यू है, ये जो रेटेड, इसकी ये रेटेड वैल्यू है और ये इसकी रेटेड वैल्यू है। और ये भी इसकी रेटेड वैल्यू है। हाँ सुन लो, तुम लोग का टेस्ट आने वाला है एडवांस, तो एडवांस के टेस्ट में
अपलोड हो गया होगा, फिर भी बता दे रहा हूं। इलेक्ट्रोस्टैटिक पूरा है, समझ गए। करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें क्या क्या नहीं आएगा, आरसी सर्किट नहीं आएगा एंड इंस्ट्रूमेंट नहीं आएगा, क्योंकि ये अभी हम पढ़ेंगे, टाइम नहीं मिलेगा प्रैक्टिस का। इंस्ट्रूमेंट एक्सक्लूडेड है, अभी तक यही है। पेपर कॉमन होना है, ठीक है, इसीलिए मैंने यही सिलेबस रखा है, कैपेसिटर नहीं रखा है। दूसरे बैच में अभी कैपेसिटर पूरा नहीं हुआ है, ठीक है। इजी क्वेश्चन देना, इजी क्वेश्चन से नंबर ज्यादा आ जाएंगे तो हम तुम खुश रहेंगे, इससे नहीं होगा। तुम देख ही रहे हो एडवांस का कट ऑफ क्या जा रहा है, भूल गए एडवांस कहाँ पावर आएगा। एडवांस का कट ऑफ जो है क्या जा रहा है, देख रहे हो। ऐसा आज तक नहीं हुआ चार पूरे इधर 5-7 सालों में जेई एडवांस में। पेपर इतना भी आसान नहीं था, लेकिन देख रहे हो लोग क्या कर रहे हैं, बहुत ज्यादा नंबर लेके आ रहे हैं। पहले जो है 50% पे जो है 5,000 तक लोग टिक जाते थे, अब 50% लाने पे 5,000 भी नसीब नहीं हो रहा है, रैंक 6,000 6,500 निकल जा रहा है, ठीक है। तो डरो नहीं, करो, आदत पड़ेगी धीरे धीरे टफ चीज झेलने की, ठीक है। तो ये दे रहा हूं, कैपेसिटर नहीं है, कैपेसिटर अभी नहीं है फिलहाल। अगर कुछ होता है तो बता दूंगा, नहीं रहेगा क्योंकि उस बैच में अभी हुआ ही नहीं है कैपेसिटर शुरू, ठीक है। तो कैपेसिटर नहीं रहेगा, तो अच्छे से तैयारी कर लेना, ये मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है। हाँ, वोल्टेज सब जगह सेम होगा, यही मैं कंडीशन लेके चल रहा हूं, मैं लिख रहा हूं कंडीशन क्या है, तभी ये हम फॉर्मूला डिराइव करेंगे, नहीं तो आपको नॉर्मल मेथड से करना होगा, वो भी बताऊंगा। कंडीशन ये है कि रेटेड वोल्टेज एंड सप्लाई वोल्टेज सेम, ठीक है। रेटेड वोल्टेज एंड सप्लाई वोल्टेज सेम, मान लो 2, 3, 4, 5 जितने भी बल्ब लगे होंगे उन सब का रेटेड वोल्टेज सेम होना चाहिए, और जिस बैटरी से जुड़ा होगा वो सप्लाई वोल्टेज सेम होगा, तब जाके जो फॉर्मूला आएगा डायरेक्टली आप अप्लाई कर पाओगे, ये कंडीशन है। एडवांस में यार इस बार देखो, मैं तो मार्च से जुड़ा हुआ हूं यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे। उससे पहले जहां पढ़ाता था वहां पे 134 रैंक है, ठीक है, हाईएस्ट 134 रैंक है जेई एडवांस में, उससे पहले जहां पढ़ाता था। बाकी तो बहुत सारे हैं, फिर हाईएस्ट यही है। और यहाँ जब से जुड़ा हूं तब से एक रैंकर प्रोग्राम पढ़ाया था हम लोगों ने, तो रैंकर प्रोग्राम से अच्छे बच्चे निकले हैं। अंडर 100 में 4 बच्चे हैं, 4-5 बच्चे, आपके उसमें दिख ही रहा होगा, ऐप पे जो है ऐड आ रहा होगा। तो यहां पर अपने पास ये रेटेड वोल्टेज है एंड सप्लाई वोल्टेज। अब अगले साल आप ही लोगों जिसको पूरा पढ़ा के मैं पढ़ा रहा हूं, तो निराश मत करिएगा, मेहनत करिए। रेटेड वोल्टेज एंड सप्लाई वोल्टेज सेम होगा तो तब जाके करेंगे। तो इसमें कर क्या रहे हैं, देखो इसमें इक्विवेलेंट पावर निकालना चाह रहे हैं कि इसके जगह पे हम एक बल्ब डिजाइन करना चाह रहे हैं, ठीक है, एक बल्ब डिजाइन करना चाह रहे हैं। भाई मेरे निकलवाने से निकल जाता तो मैं कब मना करता, ठीक है। एक मास्टर कब चाहेगा कि उसका बच्चा जो है सेलेक्ट ना हो, कभी नहीं चाहेगा, क्योंकि मास्टर का नाम और उसका अस्तित्व, मेरा अस्तित्व केवल आप पे जुड़ा हुआ है, ठीक है। मैं हूं क्योंकि आप एग्जिस्ट करते हो, आप एग्जिस्ट नहीं करते तो मेरा कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, ठीक है। आपसे मैं हूं, आप मुझसे नहीं हो, ठीक है। तो मास्टर तो हमेशा चाहेगा कि वो अपने बच्चे को सेलेक्ट कराए, लेकिन इसमें योगदान आपका भी रहना पड़ेगा। तो रेटेड वोल्टेज एंड सप्लाई वोल्टेज अगर सेम है तो हम ये करने जा रहे हैं। और हम क्या कर रहे हैं, हम इक्विवेलेंट पावर निकालना चाह रहे हैं इस सिस्टम का। मतलब हम क्या करना चाह रहे हैं कि इसके जगह पे एक सिंगल बल्ब डिजाइन करूं मैं, ध्यान से सुनिएगा, एक सिंगल बल्ब डिजाइन करूं और इसको मैं इसी वोल्टेज सोर्स V से लगाऊं। वोल्टेज तो आप देख रहे हैं सब सेम है,
तो वोल्टेज सेम ही रहेगा, इसका भी रेटेड वोल्टेज, और ये हो जाएगा P इक्विवेलेंट, है ना। तो मैं एक सिंगल बल्ब बनाऊं जिससे कि इन दोनों ने मिलकर जो पावर डिसिपिएट किया होगा वो अकेला एक बल्ब करे। अच्छा आप नए हैं भाई, तो नए बच्चों के लिए मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप थोड़ा रुक जाइए, ठीक है, और आप मैग्नेटिज्म से पढ़ाई करिएगा, मैग्नेटिक फील्ड से नया चैप्टर से पढ़िएगा, नहीं तो दिक्कत होगी। तो यहां पे अपने पास या तो आप बैकलॉग कर चुके हैं तो आप पढ़िए। तो V और ये P इक्विवेलेंट, ठीक है। तो अब इसके लिए हम करना चाह रहे हैं, तो V और P इक्विवेलेंट, तो हम ये P इक्विवेलेंट निकालना चाह रहे हैं इस सिस्टम का, P इक्विवेलेंट हम निकालना चाह रहे हैं। ओके, समझ गए सब लोग क्या टारगेट है अपना, कि 2 3 4 5 8 10 ऐसे सभी बच्चों को, अरे सभी बल्बों को जो है हटाकर एक जो है बल्ब हम लेके आए जो कि वही पावर डिसिपिएट करे जो सब मिलके कर रहे हो, ठीक है। तो वो हम निकालना चाह रहे हैं। तो देखो इसके लिए, इसमें फिर कंडीशन समझते हो, रेटेड वैल्यू और सप्लाई वैल्यू सेम है, तो बहुत इसमें करोगे क्या, इसमें यही करोगे कि भाई इसमें भी वही करंट आई जाए और यहां पर वो आई करंट जाए, सीरीज में है तो करंट तो सेम होगा, ठीक। तो सीरीज में है तो करंट सेम होगा, तो टोटल आप यहां के लिए क्या लिख सकते हो, इसका क्या लिखोगे, इसका R1 निकाल सकते हो ना, इसका R1 क्या लिखोगे, रेटिंग वैल्यू से निकाल लो, V² P1। R2 क्या होगा, V² P2। तो करंट निकाल लिया हमने, ठीक है, करंट हमने निकाल लिया। अब जो करंट निकाल दिया है तो यहां से इसके क्रॉस जो वोल्टेज होगा वो कुछ V1 होगा और इसके क्रॉस कुछ वोल्टेज अपना V2 होगा। या तो आप I² डायरेक्ट लगा दो, ज्यादा सही है, I² डायरेक्ट लगा दो। तो यहां पे अपने पास P1 जो आएगा या V1, ये V1 ले लो और ये V2, तो V1 प्लस V2 इसके क्रॉस का ड्रॉप होगा ना कोई, ठीक है, और इसके क्रॉस का एक ड्रॉप होगा, तो ये V1 प्लस V2 को हम V लिख सकते हैं, है ना। इसको हम क्या लिख सकते हैं, V V प्लस V2 ये लिख सकते हैं। और V क्या होगा, इक्विवेलेंट से भी देखो, यहां पे आप क्या लिख सकते हो, V को लिखोगे जो ड्रॉप होगा, यहां का पावर क्या लिखोगे, पहले R इक्विवेलेंट लिख लो। तो R इक्विवेलेंट क्या होगा, R इक्विवेलेंट अपने पास कितना आ जाएगा, वो आएगा V² P इक्विवेलेंट, ठीक है, V² P इक्विवेलेंट। तो चलिए V लिखते हैं, तो V क्या हो जाएगा, I इंटू R इक्विवेलेंट, और V1 क्या हो जाएगा, I इंटू R1 प्लस I इंटू R2। सभी को क्लियर है, V इक्वल टू V1 प्लस V2 ये लिखा, तो यहां I इंटू आर इक्विवेलेंट इक्वल टू I इंटू R1 प्लस I इंटू R2। तो I अपने पास हट जाएगा और आप R इक्विवेलेंट को लिख सकते हो V², ये बचेगा, ये सीरीज में डायरेक्ट भी कर सकते थे। तो R इक्विवेलेंट को क्या लिख सकते थे, V² बाई P इक्विवेलेंट इक्वल टू ये हो जाएगा V² बाई P1 और V² बाई P2। तो देखो ये फॉर्मूला जो बन रहा है, ध्यान से सुनो, ये जो फॉर्मूला बन रहा है ये तभी बन रहा है ना कि जब रेटेड वैल्यू और सोर्स की वैल्यू सेम हो। रेटेड वैल्यू और सोर्स वैल्यू सेम नहीं होगा तो ऐसा फॉर्मूला नहीं बनेगा, क्योंकि यहां पे तो V सोर्स रहेगा और यहां पे V रेटेड रहेगा, यहां पे V रेटेड रहेगा। समझ गए सभी लोग, ये यहां तो V सोर्स रहेगा ये R इक्विवेलेंट वाले में, बट यहां और यहां पे क्या रहेगा, V रेटेड रहेगा। तो ये V कट रहा है, इसका मतलब ये दोनों सेम लिया गया है, तो दिस इज द कंडीशन। तो आप ये फॉर्मूला, कई बार जेई मेंस में ऐसे सवाल आए जिससे कि ये फॉर्मूले से 2 लाइन में क्वेश्चन हुआ है, इसीलिए बता दे रहा हूं कि ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए, ठीक है, 2 3 n किसी के लिए भी। तो उल्टा है, ये ध्यान रखिएगा, उल्टा है ना, पावर के लिए उल्टा है। तो दिस इज फॉर P इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/P1 प्लस 1/P2, ठीक है। लेकिन कंडीशन क्या है, कंडीशन में फिर लिख दे रहा हूं, अप्लाई व्हेन रेटेड
voltage is same as source voltage, तभी आप अप्लाई करना, नहीं तो नॉर्मल मेथड से निकालेंगे, करंट निकाल लेंगे बाकी सब करके। पैरेलल में अब आप कर सकते हो खुद भी, पैरेलल में भी आप खुद भी कर सकते हो ना, अब खुद ही कर लो। पैरेलल में क्या होगा, बहुत बच्चे इसको टेंथ में भी पढ़ते हैं आई थिंक, लेकिन टेंथ तो तुम लोगों ने कोविड को गिफ्ट दे के आए हो, बहुत बच्चे टेंथ में भी ये पढ़ते हैं। मान लो बल्ब ऐसे हैं, दो के लिए कर रहा हूं, फिर जनरलाइज कर लेंगे। ये है, ठीक है। अब इसमें भी कंडीशन क्या है मैं लिख दे रहा हूं, वही कंडीशन है, सोर्स वोल्टेज एंड रेटेड वोल्टेज सेम है। अभी तक तुम लोग इसको एक ही मानते रहे होगे। तो अंडर दिस कंडीशन वी आर डेराइविंग दिस रिजल्ट। तो ये अपने पास है बल्ब B2 और ये है अपना मान लो B1, ठीक है। अब इसमें जो है ये V है, रेटेड वैल्यू इसका P2 है और ये भी V ही है, और ये P1 है और ये भी V ही है, समझ गए। तो इसका भी आप इफेक्टिव या P इक्विवेलेंट निकाल सकते हो, ठीक है। अब यहां पे अपने पास क्या हो जाएगा कि इसके लिए आपको पता है कि दोनों का वोल्टेज सेम होगा और वो सोर्स वोल्टेज के बराबर होगा, यहां देख रहे हो वोल्टेज सेम होगा, ठीक है। तो यहां पर अपने पास जब वोल्टेज सेम होगा तो आप क्या यूज कर सकते हो, जैसे करंट टोटल आई गया, करंट इसमें अलग अलग फ्लो होगा, I2 और I1, मानते हो कि नहीं। और इसका जो इक्विवेलेंट सर्किट बनेगा वो ये बनेगा कि इन दोनों के जगह पे एक सिंगल बल्ब डिजाइन करें, एक सिंगल बल्ब डिजाइन करें और इसको इसी सोर्स से जो है कनेक्ट करें, तो ये उतना ही हीट डिसिपिएट करे जो इन इन लोगों ने मिलके किया था। तो ये बोला जाएगा P इक्विवेलेंट और V तो वही रहेगा। तो अपने पास इधर आएगा I, ये नेट I इधर फ्लो होगा, ठीक। तो यहां से अब क्या बोल सकते हो कि I इज इक्वल टू, जंक्शन लॉ लगा दो, I1 प्लस I2, ये तो लिख ही सकते हो, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। तो सीधे सीधे आप I क्या लिख सकते हो, यहां से आप लिख सकते हो, हाँ आप इक्विवेलेंट इफेक्टिव से भी कर सकते हो डायरेक्ट। तो I इक्वल टू I1 प्लस I2, तो I को क्या लिख सकते हो, वही पहले R लिख लेते हैं, R1 जैसे लिखा था आपने, R1 रेटेड वैल्यू कितना हो जाएगा V स्क्वायर बाई P1, R2 क्या हो जाएगा V स्क्वायर बाई P2, है ना। तो ये अपने पास R इक्विवेलेंट, इसका जो आएगा R इक्विवेलेंट हो जाएगा V स्क्वायर बाई P इक्विवेलेंट, है ना। तो यहां से आप लिख पाओगे I को क्या लिख सकते हो, V इक्वल टू आई आर, I इक्वल टू V बाई R, तो V बाई आर इक्विवेलेंट इक्वल टू V बाई R1। ये डायरेक्ट भी लगा सकते थे आप R इक्विवेलेंट से, तो V कट जाएगा, ठीक है। तो मैं उन लोगों के लिए कर रहा हूं जो लोग शायद आज पढ़ रहे हैं तो कुछ इक्विवेलेंट डायरेक्ट नहीं पता होगा, तो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट, यहाँ पे R इक्विवेलेंट की वैल्यू रखो, तो 1 अपॉन V स्क्वायर अपॉन P इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन V स्क्वायर बाई P1, इस R1 की वैल्यू, तो 1 अपॉन V स्क्वायर बाई P2। ये ऊपर चले जाएंगे तो देख रहे हैं कि ये जुड़ जाएगा, P1 प्लस P2 हो जाएगा। तो ये चीज आप डायरेक्टली यूज कर लेना पैरेलल के लिए, लेकिन अगेन द कंडीशन इज सेम, द रेटेड एंड सोर्स सप्लाई वोल्टेज इज सेम, तब करोगे ना।
सप्लाई वोल्टेज इज सेम। समझ गए सभी बच्चे? तो डायरेक्ट कर सकते हो। हाँ, डेरिवेशन आपका मतलब मे भी, मुझे नहीं पता, स्कूल में देख लेना, एनसीईआरटी में होगा तो इंपॉर्टेंट हो सकता है। डेरिवेशन इसलिए बताया जाता है कि उससे आपका अप्रोच क्लियर हो। फिजिक्स में डेरिवेशन का मतलब यह है बताने का कि आप उसको जनरल जान लो, अगर वो फॉर्मूला नहीं भी याद है तो भी आप कर सकते हो। अब जैसे ये क्वेश्चन यूज कहां करोगे, कैसे क्वेश्चन में यूज करोगे तुरंत? देखो मान लो हमारे पास कुछ ऐसी सर्किट है, मैं 3 बल्ब ले रहा हूं, ठीक है, B1 B2 B3, और इसको तुमने जोड़ रखा है किसी सप्लाई से, ठीक है, सप्लाई दिया हुआ है 220 वोल्ट, और B1 का रेटिंग दिया हुआ है अपने पास 220 50 वोल्ट, ये दिया हुआ है 220 वोल्ट 100 वोल्ट, ये दिया हुआ है 220 और 200 वोल्ट। ऐसा मान लो 3 बल्ब दिया गया है, ठीक है, ऐसा आपको मान लो दिया गया है। तो कभी कभी आपसे पूछ लेते हैं वो कि मतलब जेई मेंस लाइक मैं बता रहा हूं, टोटल, ये काफी पूछते हैं वो लोग, टोटल पावर डिसिपिएटेड, ऐसा मान लो पूछ लिया, ठीक है, या पूछ लिया कि कौन सा बल्ब फ्यूज हो जाएगा, कौन सा बल्ब सक्सेसफुली वर्क करेगा, कौन सा बल्ब फ्यूज हो जाएगा, कौन सा बल्ब सक्सेसफुली वर्क करेगा कि नहीं करेगा, ये अब आपको बताना है, ठीक है, कि इस पूरे में बल्ब कौन कौन से, या और ऑपरेट सक्सेसफुली, ये कैसे डिसाइड करोगे? ठीक है, तो आप ऐसे क्वेश्चन को देखो क्या करते हैं कि यहां पे आपको एक चीज का ध्यान रखना होगा कि फॉर्मूला आप तभी यूज कर पाएंगे जब ये रेटिंग देखिए, ये रेटेड वैल्यू और सोर्स वैल्यू सेम हो, तब तो आप फॉर्मूले से इसको चटका दोगे, नहीं तो ये क्वेश्चन जाएगा नॉर्मल। मान लो यहां पे 220 वोल्ट है और बाकी में जो है यहां पर अलग अलग रेटिंग्स हैं, अलग अलग रेटिंग्स हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये सभी बच्चों को पता है कि सक्सेसफुली वर्क तभी तक करेगा, फॉर बल्ब टू वर्क सक्सेसफुली, ठीक है, बल्ब टू वर्क सक्सेसफुली आपको पता है जो P इज लेस देन इक्वल टू P रेटेड, ज्यादा से ज्यादा P कितना होना चाहिए, रेटेड वैल्यू के बराबर होना चाहिए या उससे छोटा होना चाहिए, ठीक है, मानते हैं कि नहीं, कौन सा मतलब P रेटेड जो है P से या तो बड़ा होना चाहिए या उससे छोटा होना चाहिए, समझ गए? तो अब नॉर्मल सर्किट होगा जब ये दोनों बराबर नहीं होंगे, तो आप पहले करंट निकालना, सबका रेजिस्टेंस निकालोगे रेटेड वैल्यू से, सबका रेजिस्टेंस निकालोगे और उसके बाद करंट निकालोगे, जो करंट आएगा फिर आई स्क्वायर आर से सबका पावर चेक करोगे, देख लेना कि जो पावर सर्किट का है, जो सर्किट का पावर अगर रेटेड वैल्यू से ज्यादा आ रहा है तो वो भाई साहब बल्ब बोल देंगे, ठीक है, वो फ्यूज हो जाएंगे। सर्किट का पावर से, अगर सर्किट का पावर बल्ब के रेटेड वैल्यू से ज्यादा आ रहा है तो वो भाई साहब जो है अब चले जाएंगे, वो नहीं कर पाएंगे, वो फ्यूज हो जाएंगे, बस। तो आप बता देना वो फ्यूज होगा। लेकिन मैं कह रहा हूं कि ये जो मैंने डेरिवेशन करा है इसका यूज कहां कर सकते हैं तुरंत, वो हम यूज कर सकते हैं इस वाले सीन में कि जब रेटेड वैल्यू सबके सेम हो। देखो सबके रेटेड वैल्यू सेम है और किसके बराबर है, सोर्स की वैल्यू के बराबर है। तो जब वो सोर्स के वैल्यू के बराबर होंगे तो आप सीधे सीधे क्या करो, इसका मैक्सिमम निकाल लो, है ना, इसकी मैक्सिमम पावर निकाल लो, और मैक्सिमम पावर इनमें क्या होगा, इक्विवेलेंट से आप निकाल सकते हो, पी मैक्स कितना होगा,
पी इक्विवेलेंट या पी मैक्स, पी इक्विवेलेंट निकाल लो इस सर्किट का। पी इक्विवेलेंट कितना आएगा? इट इज P1 प्लस P2 प्लस P3, ये मानते हो? सॉरी ये नहीं होगा, पी इक्विवेलेंट सीरीज है ना, तो 1 अपॉन पी इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन P1 प्लस 1 अपॉन P2 प्लस 1 अपॉन P3। ये आप डायरेक्टली कर सकते हो क्योंकि यहां पे ये कंडीशन फुलफिल्ड हो रही है। तो 1 अपॉन पी इक्विवेलेंट आएगा 1 अपॉन 50 प्लस 1 अपॉन 100 प्लस 1 अपॉन 200। बोलो भाई, यही तो आएगा। तो 1 अपॉन पी इक्विवेलेंट अपने पास आ जाएगा, देखो कितना, 200। अच्छा एक चीज बताओ तुम लोग कि जब हम रेसिप्रोकल करते हैं तो उसमें जो ये इक्विवेलेंट आएगा वो सबसे कम पावर से भी छोटा होगा। ये तो सब लोग जानते हो ना कि जैसे 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट करते हो, ये जैसे करते हो आप लोग, तो इसमें जो सबसे छोटा होगा आर इक्विवेलेंट उससे भी छोटा होगा। आर इक्विवेलेंट जो होता है वो लेस देन द मिनिमम आर। बताओ, यही तो होता है। तो ठीक उसी तरीके से आप यहां पे भी कर सकते हो, उसी तरीके से आप यहां भी कर सकते हो कि भाई हमारा जो इक्विवेलेंट आएगा, ध्यान से सुनिएगा, जो हमारा इक्विवेलेंट आएगा वो इंडिविजुअल पावर्स से भी कम आएगा। जो सबसे छोटा पावर है, मतलब 50 वॉट है तो 50 वॉट से भी कम आएगा। मानते हो कि नहीं? तो 50 वॉट से भी वो कम आना चाहिए। वो आप डायरेक्ट, कभी कभी क्या होता है कि ऑप्शन चेकिंग से पता चल जाता है, तो आप डायरेक्ट भी टिक कर सकते हो कि इसका पी नेट अगर पूछे तो देख लो कि कहीं ऐसा ऑप्शन तो नहीं है कि 50, 100 और 200 में जो सबसे छोटा वाला 40 है, तो आप उसे टिक कर सकते हो क्योंकि भाई पी इक्विवेलेंट 50, 100 और 200 से तो छोटा ही आना है, रेसिप्रोकल है, समझ गए होगे। तो वो डायरेक्ट भी कर सकते हो। यहां तो आप एलसीएम ले लो, एलसीएम अपने पास हो जाएगा 200। ठीक है, तो यहां से अपने पास आएगा 4 प्लस 1 प्लस 1, 4 प्लस 2 प्लस 1, दैट इज 7/200। तो ये पी इक्विवेलेंट आएगा 200 अपॉन 7 वोट, 200 अपॉन 7 वोट, 200 अपॉन 7 वोट। ये क्लियर है? 200 अपॉन 7 वोट। तो 200 अपॉन 7 वोट में देखिए सभी सेटिस्फाई कर रहे हैं, कोई ऐसी रेटिंग तो नहीं है जो इससे भी छोटी है। अगर आपको बल्ब जो दिया गया है उसमें कोई ऐसा बल्ब तो नहीं है जिसकी रेटिंग इस पी इक्विवेलेंट से भी छोटी है, तब तो वो सस्टेन नहीं करेगा, वो फ्यूज हो जाएगा। आई थिंक हमारे क्वेश्चन में ऐसा नहीं है। हमारे क्वेश्चन में 200 अपॉन 7 है, तो ये कितना आ जाएगा? तो ये 28 पॉइंट कुछ 55 कुछ आ रहा है ना, 28 पॉइंट कुछ 55 आ रहा है, दिख रहा है? तो ये सारे आपका जो पी इक्विवेलेंट आ रहा है वो उससे जो है सभी ये 50 वोट, 100 वोट और 200 वोट, ये सभी बड़े हैं, ये सभी बड़े हैं, आप देख रहे हो। तो ये जब सभी बड़े हैं तो आप क्या कर सकते हो, ये सारे जो हैं सक्सेसफुली वर्क करेंगे, है ना। तो P1, P2 एंड P3 ये ऑल जो है ग्रेटर देन पी इक्विवेलेंट है, दिख रहा है आपको। तो ऑल द बल्ब सक्सेसफुली वर्क। तो ये आपका ऑल द बल्ब वर्क सक्सेसफुली। तो आप नेट कितना है इतना होगा। आप इंडिविजुअल का निकालना चाहते हैं कि इंडिविजुअल ने कितने पावर ये किए, तब तो आपको करना पड़ेगा, आपको रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा, ठीक है। और रेजिस्टेंस निकालकर
आई निकालकर आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप आई निकाल ही लोगे, इनका रेजिस्टेंस निकाल लोगे, इसका निकाल लोगे, इसका R1 R2 R3, और इंडिविजुअल का भी आप यहां से फिर इंडिविजुअल पावर निकालना चाहते हो, मान लो P1 निकालना चाहते हो तो पहले करंट निकाल लो। करंट सर्किट का क्या होगा, 220 अपॉन R इक्विवेलेंट, तो 220 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3, यही तो होगा भाई। R1 क्या लिखोगे यार, R1 लिखोगे V स्क्वायर, मतलब 220 स्क्वायर अपॉन में P, तो P1 मतलब 50, ये R1 हो जाएगा। R2 क्या हो जाएगा, 220 स्क्वायर अपॉन में 100, ठीक है। R3 क्या हो जाएगा, 220 स्क्वायर अपॉन में 220 स्क्वायर अपॉन में कितना होगा देखो, 200। तो यहां से आप ये निकाल लेना R1 R2 और R3, ठीक है। अब R1 R2 और R3 निकाल लोगे, अब यहां से यहां पे पुट कर देना तो I आ जाएगा। तो फिर इंडिविजुअल पावर, ये तो आपकी रेटिंग वैल्यू है ना, तो आपके सर्किट का पावर क्या होगा, P1 क्या होगा, तो P1 आप निकाल सकते हो, तो रेटेड वैल्यू है। P1 कंज्यूम क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा I स्क्वायर इंटू R1, ठीक है। इसी तरह P2 कंज्यूम वो क्या हो जाएगा, I स्क्वायर R2, और P3 कंज्यूम वो हो जाएगा I स्क्वायर R3। तो आप यहां से ये कंज्यूम पावर भी इंडिविजुअल बल्ब्स का निकाल सकते हो, ठीक है। ठीक है, तो इसको कैलकुलेशन यही मत करना, ठीक है, बाद में कैलकुलेशन करना। जैसे आप I स्क्वायर यहां पुट कर दो, I स्क्वायर की ये पूरी वैल्यू है, ठीक है, थोड़ा सा करना पड़ेगा आपको, फिर R1, तो यहां से आपको मिलने लगेगा P1 कंज्यूम P2। तो आप यहां से भी देख सकते थे, आपको P इक्विवेलेंट निकालने की जरूरत नहीं है, आप यहां से ये देख लेते कि जो कंज्यूम पावर है वो रेटेड वैल्यू से ज्यादा है कि कम है। अगर कंज्यूम पावर रेटेड वैल्यू से ज्यादा हो गया तो वो बल्ब फ्यूज हो जाएगा, आप ऐसे भी चेक कर सकते थे, ठीक है। रेटेड वैल्यू से अगर ज्यादा हो गया कंज्यूम पावर तो वो आप वहां से उसको फ्यूज कर सकते थे, ठीक है। तो ये सर्किट का पावर है अपना, P1 कंज्यूम, P2 कंज्यूम और P3 कंज्यूम। वो चीज मैंने डायरेक्टली, मान लो आपसे केवल इतना पूछता तो ये चीज आप डायरेक्ट लगा सकते थे फॉर्मूले से, क्योंकि हमारा ये यहां सेट बैठ रहा है V सप्लाई इज इक्वल टू V रेटेड, तो आप ये डायरेक्ट भी कर सकते थे, आप इसको अलग अलग भी कर सकते हैं, मैंने अलग अलग भी आपको बता दिया, ठीक है। ये क्लियर है। जैसे मान लो एक दो आए हुए क्वेश्चंस लेते हैं, स्लाइड है कि नहीं है देख लेते हैं। जैसे मान लो एक क्वेश्चन है अपने पास, ए सर्किट कंसिस्ट ऑफ ए बैटरी, ए रजिस्टर R एंड टू लाइट बल्ब्स A एंड B एज सोन इन द फिगर। दिख ही रहा है आपको, एक बैटरी है, एक रजिस्टर है, दो बल्ब हैं A और B। इफ द फिलामेंट इन लाइट बल्ब A बर्न्स आउट देन द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द लाइट बल्ब B। बर्न्स आउट का मतलब समझते हो कि बल्ब A फ्यूज हो जाता है, ठीक है, बल्ब A जो है फ्यूज हो जाता है, ऐसा लिखा हुआ है कि इफ द फिलामेंट ऑफ लाइट बल्ब A बर्न्स आउट देन द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर बल्ब B। तो लाइट बल्ब B के लिए आपके बारे में बताना है कि उसका क्या कहानी होगा। इट इज टर्न ऑफ, ये भी फ्यूज हो जाएगा, बंद हो जाएगा, या ब्राइटनेस इसका चेंज हो जाएगा, ब्राइटनेस चेंज होगा तो क्या होगा, डिमर होगा कि ब्राइटर होगा, ये सब बातें आपको बतानी है। और कुछ दिया नहीं है, कोई वैल्यू नहीं दी है, ठीक है, कोई वैल्यू आपको नहीं दी है, ठीक है। अब इसमें एक थोड़ा सा मैं आपको करेक्शन कर दूं, लाइट बल्ब A एंड B जो है सेम बल्ब, लाइट 2 यहां पे लिख लीजिए, एक वर्ड छूट गया है, सेम लाइट बल्ब है, मतलब सेम लाइट बल्ब मतलब आइडेंटिकल है, इनकी रेटिंग्स आइडेंटिकल होने वाली है, ये दिया होना चाहिए, तो सेम लाइट बल्ब है। ऋषि भाई आंसर दबा चुके हैं, वो बता रहे हैं C होगा, इट गेट्स डिमर,
चलिए देखते हैं उनका आंसर क्या है। कुछ बच्चे बी भी बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि ये सेम है, मतलब इनकी रेटिंग सेम है। तो इनका फिलामेंट का रेजिस्टेंस आर है, तो आर ले लेते हैं इनका रेजिस्टेंस, और इसको मैं फिलहाल के लिए वी मान लेता हूं, कुछ दिया नहीं है आपको, बस एनालाइज कराने के लिए। हालांकि आप बिना कैलकुलेट किए भी एनालाइज कर सकते हैं, बिना कैलकुलेट किए भी आप थोड़ा बहुत अगर दिमाग से सोचें तो एनालाइज हो जाएगा। ठीक है, कैसे? अगर ये बल्ब फ्यूज हो जाता है, ये बल्ब फ्यूज हो जाता है, जब फ्यूज नहीं था तब देख लो कि इसमें कितना वोल्टेज था, और जब ये फ्यूज हो जाएगा तब देख लो इसमें कितना वोल्टेज है। ठीक है, तो वहां से आप कर सकते हो। पहले मैं कैलकुलेट करके बता देता हूं, फिर डायरेक्टली बता देता हूं। तो ये V है, इसमें रेजिस्टेंस, इसके जगह पे हम एक रेजिस्टेंस R लिख सकते हैं। इसका रेजिस्टेंस एक तरीके से R है, फिलामेंट का जो भी रेजिस्टेंस है वो दिया हुआ है, मतलब मैं मान रहा हूं R है। तो टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस कितना हो गया? व्हेन बल्ब इज नॉट फ्यूज, दो केस करेंगे ना, व्हेन बल्ब ए ऑपरेट, जब बल्ब ए ऑपरेट कर रहा होगा तब बी की क्या कंडीशन थी। और एक बार, अरे सॉर्टिंग नहीं होगा मेरे भाई, सॉर्टिंग नहीं होगा। ठीक है, सॉर्टिंग नहीं होगा। बर्न आउट का मतलब फ्यूज हो गया, फ्यूज होने का मतलब क्या कि ये ओपन सर्किट हो गया। नहीं समझे? वहां से करंट नहीं जाएगा ना। बर्न आउट का मतलब हो गया कि ये ओपन सर्किट हो गया, ये ऐसा चला जाएगा। ये बी है, ए जो है ओपन सर्किट होगा, बर्न आउट का मतलब। ठीक है, कब होगा ये? व्हेन ए बर्न आउट, बर्न आउट का मतलब फ्यूज हो गया, वहां से करंट पास नहीं करेगा, तब ये कंडीशन होगी सर्किट की। शॉर्ट नहीं होगा, उल्टा सोच रहे हो। तो व्हेन बल्ब ए ऑपरेट, तो बल्ब ए ऑपरेट करेगा तो क्या होगा? ये फ्यूज होने का मतलब रेजिस्टेंस खत्म हो गया, ओपन सर्किट आएगा, यहां से करंट नहीं जाएगा। ठीक है भाई, अगर आप किसी बल्ब लगाते हो, तार जाता है तो वहां से करंट नहीं आ रहा होता है, तभी तो बल्ब ग्लो नहीं करता है, मतलब वो फ्यूज हो चुका है। पैरेलल में, हाँ पैरेलल में आप क्या बोल रहे हो कि एक के, ये चीज आप थोड़ा गड़बड़ सोच रहे हो कि एक के फ्यूज होने से दूसरे पे फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ जाएगा। कैसे? क्योंकि जब आप एक को गायब करोगे ना तो सिस्टम का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस गड़बड़ाएगा, सिस्टम का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इनफैक्ट बढ़ जाएगा। ठीक है, अभी ये दोनों पैरेलल, उसके साथ ये सीरीज। ठीक है, तो ये इस समय का जो सर्किट का रेजिस्टेंस होगा टोटल, इस ए के फ्यूज होने के बाद ये जो है अपना क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो जब सर्किट का करंट जो है वो अकॉर्डिंगली चेंज होगा, और टोटल करंट जब चेंज होगा तो वो डिस्ट्रीब्यूटेड वाला यहां भी चेंज होगा। तो वही चीज मैं अलग अलग बता रहा हूं। तो व्हेन बल्ब ए ऑपरेट, आर इक्विवेलेंट सर्किट क्या होगा? क्या होगा? ये आर और आर सीरीज, और उसके साथ ये आर पैरेलल, तो आर प्लस आर बाई 2 होगा। इस समय करंट क्या जा रहा होगा? उस समय V अपॉन आर प्लस आर बाई 2 जा रहा होगा। बोलो, तो सर्किट का स्टेटस क्या होगा? ऐसा होगा। सर्किट के जैसा आप इसे सॉल्व कर सकते हो। ये B है, ये A है, ये R है, ये V है। ठीक है, तो यहां से टोटल करंट आई जा रहा होगा, इसमें अपना I1 जाएगा, इसमें I2 जाएगा। तो I2 जो जा रहा होगा उसी से तो पावर डिसिपिएट हो रहा होगा। तो यहां से आप PB क्या लिख सकते हो? PB, अच्छा ये I1 और I2 क्यों कर रहे हैं हम लोग? जब इक्वल हैं तो I/2 डिस्ट्रीब्यूट कर दो सीधे। ये I/2 और ये भी I/2। ठीक है, तो PB क्या लिखोगे? PB हो जाएगा I/2 स्क्वायर इंटू RB। RB मतलब RB भी RE है, इंटू R। तो PB कितना हो जाएगा? देख लो, I स्क्वायर R/4।
और आई स्क्वायर की वैल्यू आपके पास है, उसको लाके यहाँ पुट कर दो तो आपको एग्जैक्ट आइडिया मिलेगा, हवा में आप सोचने की जरूरत नहीं है। तो पीबी अपने पास आ जाएगा आई स्क्वायर आर बाई 4 था, यही था ना, आई स्क्वायर आर बाई 4, और आई की वैल्यू है v अपॉन, इसको थोड़ा सॉल्व कर लें, और 2v अपॉन 2r प्लस आर। ठीक है, तो ये आ जाएगा आई स्क्वायर आर बाई 4 था। तो आई की वैल्यू यहां जब पुट करोगे तो आपको एग्जैक्ट कैलकुलेशन मिल जाएगा। बाकी आप डायरेक्ट भी थोड़ा सोच सकते थे। आई स्क्वायर आर बाई 4 और पी आई कितना है 2v बाई 2r प्लस आर, तो 2v बाई 2r प्लस आर का होल स्क्वायर इंटू आर बाई 4, ये पीबी होगा व्हेन बल्ब ए ऑपरेट। ठीक है, अब दूसरा है व्हेन बल्ब ए फ्यूज। तो बल्ब ए जब फ्यूज कर जाएगा तो सर्किट का स्टेटस क्या होगा, देखो सर्किट में केवल अब बचेगा केवल बल्ब बी, इससे हमें लेना देना ही नहीं है, ये ओपन सर्किट की तरह ट्रीट करेगा। यहां बचेगा अपने पास बल्ब बी, तो बी का रेजिस्टेंस अपने पास आर ही है, तो अब यहां पे नया आई डैश होगा। ठीक है, तो जो आप बोल रहे थे, कोई बच्चा बोल रहा था कि सर यहां पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो अब फर्क पड़ जाएगा। ठीक है, वोल्टेज सेम रहेगा, जो बता रहा था कि अब यहां पे वोल्टेज का ड्रॉप आएगा। यहां पे देखिए वो कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं आप, जो आप बोल रहे हैं वो कब ट्रू होता, जब ये रेजिस्टेंस नहीं होता। अब समझ गए आप लोग, ये दो बल्ब ऐसे होते हैं, ये क्वेश्चन में चेंज है, यही चीज नहीं समझ पा रहे हैं। यहां पे ये रेजिस्टेंस नहीं होता तब आप बोल देते कि ये V और V ही रहेगा हमेशा। तो जो बच्चा ये बोल रहा है कि वोल्टेज में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है, वो समझ ले कि तब फर्क नहीं पड़ेगा, यहां एक रेजिस्टेंस आ चुका है तो चीजें बदल जाएंगी भाई। V माइनस आई आर होगा, मानते हो, V माइनस आई आर होगा और सर्किट का आई चेंज हो रहा है। तो जैसे मैं यहां इसीलिए पूरा करके दिखा दे रहा हूं, आई डैश अपने पास क्या हो जाएगा, तो आई डैश हो जाएगा V अपॉन आर इक्विवेलेंट ऑफ द सर्किट, और वो हो जाएगा V अपॉन आर प्लस आर। ठीक, तो अब पावर क्या होगा, पीबी डैश क्या होगा, ठीक है, पीबी डैश हो जाएगा आई डैश स्क्वायर इंटू आर, दैट इज V स्क्वायर अपॉन आर प्लस आर इंटू आर। तो इन दोनों का रेशियो लेके देखो कौन ग्रेटर देन आता है। जैसे पीबी अपॉन पीबी डैश कर रहे हो तो आपको मिल जाएगा ग्रेटर देन 1 है कि लेस देन 1 है, देख लो। तो ये हो जाएगा 4v स्क्वायर अपॉन 2r प्लस आर इंटू आर बाई 4, ये है। और इसका करोगे तो ये उल्टा ऊपर चला जाएगा, r प्लस आर इंटू आर अपॉन में v स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से v स्क्वायर कैंसिल कर लो, अच्छा ये v स्क्वायर के साथ है ना, तो नीचे जाएगा ये, तो ये r भी गायब हो जाएगा, ये 4 भी गायब हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास pb अपॉन pb डैश क्या मिलता है, वो मिलता है r प्लस आर अपॉन 2r प्लस आर। तो अब तो ये सभी बच्चे बता सकते हैं यहां से देखकर कि pb इज ग्रेटर देन pb इज लेस देन pb डैश। फ्रैक्शन है ना, ये क्वांटिटी लेस देन 1 है, देख लीजिए ये क्वांटिटी लेस देन 1 है। ठीक है, तो अब जिनको ये डाउट था वोल्टेज सेम होगा उनको क्लियर हो गया, ये रेजिस्टेंस नहीं होता तो वोल्टेज सेम रहते। ठीक है, दो बच्चों ने ऐसा डाउट पूछा था इसलिए मैंने बता दिया। तो अब आप देख रहे हैं कि pb इज लेस देन pb डैश, इसका क्या मतलब हुआ, सॉरी pb डैश, हाँ pb इज लेस देन pb डैश मतलब pb डैश बड़ा होगा, pb डैश बड़ा होगा तो ब्राइटर हो जाएगा, तो ब्राइटर हो जाएगा।
तो ये आंसर होगा भाई, ऋषि बाबू का ये आंसर आ रहा था सी, तुरंत आंसर दे दिया था उन्होंने, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। 2r प्लस आर का होल स्क्वायर होगा। अच्छा स्क्वायर भी होगा ना, कर लो स्क्वायर कर लो, उससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता, वो लेस देन 1 ही रहेगा। ठीक है, स्क्वायर होगा, बिल्कुल सही कह रहे हो। ठीक है, तो ये रहेगा। यहां तक क्लियर है सभी बच्चों को? तो अब आप इसको एनालाइज भी कर सकते थे, थोड़ा थोड़ा आप एनालाइज कर सकते थे ओरली, मतलब मैं ये वो थोड़ा सा उतना सभी के लिए कंफर्टेबल होगा कि नहीं मुझे नहीं पता, इसलिए मैंने ऐसे कर दिया। आप उसको थोड़ा एनालाइज भी कर सकते थे। इसको कैसे एनालाइज करते? आप ये बोलते कि जब ये सर्किट में बल्ब है, देखिए ग्रेटर देन 1 कहां आ रहा है यार, ये ग्रेटर देन 1 कहां आ रहा है? पीबी अपॉन पीबी डैश किया है मैंने, तो आर प्लस आर अपॉन 2r प्लस 1 है। ये ग्रेटर देन 1 कहां आएगा? आर प्लस आर जो है तो लेस देन ही होगा ना 2r प्लस आर से। अब इसमें क्या मैथ छुपा है मेरे भाई, तो ये तो लेस देन 1 होगा ना, तो पीबी इज सम फ्रैक्शन ऑफ पीबी डैश, तो पीबी डैश बड़ा होगा। अब ये सब क्यों करवा रहे हो? ठीक है, नीचे वाला स्क्वायर नहीं है भाई, दोनों स्क्वायर हैं। इसमें भी मैंने छोड़ दिया हो, ये देखो 2r प्लस आर है और यहां भी स्क्वायर होगा, ये दोनों स्क्वायर हो गए। यहां मैंने छोड़ दिया है क्या? हाँ यहां छोड़ दिया, इसीलिए आपको कंफ्यूजन हो रहा है ना, ये पूरा होगा ना। आपको यहां पे कंफ्यूजन इसीलिए हो रहा है क्योंकि ये चीज मैंने ऐसे नहीं लिखी है। अब ठीक है, पूरे में होगा ना, आई डैश पूरा है तो पूरे का स्क्वायर होगा। ठीक है, अब मैं आपसे ये कह रहा था कि इसको आप एनालाइज कैसे कर सकते थे कि अगर ये दोनों सर्किट में हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर ये दोनों सर्किट में हैं तो R और R का इक्विवेलेंट जो आएगा वो R से छोटा होगा। ठीक है, तो R प्लस R बाई 2 होगा, मतलब जो आपको पता है, तो R प्लस R बाई 2 आ रहा है, इतना तो आप देख पा रहे हो। तो V अपॉन R इक्विवेलेंट होता है, तो अभी सर्किट में जो रेजिस्टेंस है वो R प्लस R बाई 2 है। जब ये फ्यूज हो जा रहा है, गायब हो जा रहा है, तो R प्लस R है, तो सर्किट का रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। और जब सर्किट का रेजिस्टेंस बढ़ रहा है तो टोटल करंट बढ़ेगा। अब जब टोटल करंट बढ़ेगा तो इसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था, पहले ये I था, I बाई 2 जा रहा था, I बाई 2 जा रहा था। अब आपको दिख गया कि सर्किट में करंट बढ़ेगा और ये फ्यूज हो चुका है, तो सर्किट में करंट बढ़ जाएगा क्योंकि रेजिस्टेंस अपना बढ़ गया है, सॉरी रेजिस्टेंस बढ़ गया है, हाँ रेजिस्टेंस बढ़ गया है और V तो वही है, तो I इक्वल टू V बाई आर। तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो करंट अपना कम हो जाएगा, करंट अपना कम हो जाएगा। करंट कम होगा तो यहां से इसके बीच का ये जो ड्रॉप है V वो बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके क्रॉस का जो ड्रॉप होगा वो V माइनस आई आर होगा, VB, मानते हो? तो करंट अगर बढ़ जाएगा, करंट अगर घट जाएगा तो वोल्टेज बढ़ जाएगा, और वोल्टेज बढ़ जाएगा तो ब्राइटनेस बढ़ जाएगा। ऐसे आप सोच सकते थे। अगर आप इतना सोच पा रहे तो डायरेक्टली भी कर सकते थे, नहीं तो मैंने आपको नॉर्मल मेथड बता दिया। देखिए आप न्यू हैं तो मैं आपको बोलूंगा कि आप मैग्नेटिज्म से स्टार्ट करिएगा। ठीक है, तब तक आप बैकलॉग कर लीजिए। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ये हमारा चैप्टर होगा, इससे करिएगा। और बैकलॉग में इसको अगर टच करना चाहते हैं तो बैकलॉग के लिए आप, ऐसा नहीं है कि बहुत रिलेटेड है ये उससे, करंट और उससे, तो आप कोई भी बैकलॉग शुरू कर सकते हैं धीरे धीरे, इसमें इसकी बहुत जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार फिर बोलूं, देखो एक बार फिर बोल दे रहा हूं भाई, प्रवचन फिर दे देता हूं। मैंने कहा कि जब ये दोनों ऑपरेट करेंगे तो R इक्विवेलेंट कितना था? R इक्विवेलेंट अपने पास कितना था? तो वो था R प्लस R बाई 2। ठीक है, व्हेन A प्लस B दोनों ऑपरेट करें, जब केवल B ऑपरेट कर रहा था तो ये था R प्लस R व्हेन B ऑपरेट। तो यहां से क्या समझ पा रहे हो कि इसका जो करंट होगा I डैश, अभी अभी तो निकाला आपने, और इसका करंट I,
तो आपको पता है कि आई डैश लेस देन आई होगा, ठीक है, आई डैश लेस देन आई होगा। तो जब आई डैश लेस देन आई होगा तो इसके क्रॉस का जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो V के बराबर नहीं होगा। इतना तो आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा है सबने, V माइनस आई आर होगा। यहां का जो पोटेंशियल होगा वो V माइनस आई आर होगा। तो VB जो होगा वो होगा V माइनस आई आर। मानते हो कि नहीं? तो ये जो करंट है पहले केस में ज्यादा था तो इसका ड्रॉप कम होगा, दूसरे केस में इसका करंट घट गया तो इसका वैल्यू बढ़ गया, और जब इसकी वैल्यू बढ़ गई तो आप क्या बोलोगे, इसका जो पावर डिसिपिएशन है V स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, V स्क्वायर बाई आर के, आर तो कांस्टेंट रहना है। तो ये V भी बढ़ गया, मतलब इसका ब्राइटनेस बढ़ गया। बिना कुछ किए आप कर सकते थे। अब एक भाई पूछ रहे हैं ब्राइटनेस क्या होता है। आज जो क्लास में तुम्हें ब्राइटनेस ज्यादा दिख रही है, ज्यादा चमक, वही है ब्राइटनेस। मतलब तुम लोग यार मतलब सही में मौज लेते हो क्या? ऐसे कैसे मान सकता हूं मैं कि किसी को ब्राइटनेस नहीं पता, डार्कनेस नहीं पता? मौज लेते हो तुम लोग पक्का। सोचते हो कि गुरुजी से थोड़ा मौज भी ले लें बीच बीच में। सही है भाई, ले लो। क्लियर है सभी को? तो मैंने दोनों रास्ते आपको बता दिया। अगर आप ये सोच पाए तो आप इससे बच जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन एक करते हैं। टू लैंप्स ईच विथ ए रेजिस्टेंस ऑफ 50 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज। दो लैंप है, लैंप मतलब बल्ब जो भी बोलो, इनके रेजिस्टेंस दिए हुए हैं 50 ओम और ये 50 ओम। रेजिस्टेंस डायरेक्टली दे रखा है तुम्हें। ऋषि भाई ने सही उसको एलाबोरेट किया है। ब्राइटनेस जो आप अपने फोन के कैमरे के बाद, वाह। तो ये जो पूछ रहे हैं ब्राइटनेस क्या होता है, क्या वो स्मार्टफोन नहीं चलाते क्या? वो स्मार्टफोन नहीं चलाते क्या? झुमरी तलैया से पढ़ रहे हैं, मतलब झुमरी तलैया से पढ़ रहे हैं लगता है। वो वहां पे अभी भी इलेक्ट्रिसिटी और नेटवर्क नहीं है। तो टू लैम्प्स ईच विद इन ए रेजिस्टेंस ऑफ 50 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज। नेटवर्क नहीं है तो पढ़ेंगे कैसे? द लैम्प्स विल फ्यूज इफ ए पावर ऑफ मोर देन 200 वोट। ध्यान दीजिएगा, द लैम्प्स विल फ्यूज इफ ए पावर ऑफ मोर देन 200 वोट इज डिसिपिएटेड इन इट। What is the maximum voltage that can be applied in the circuit? तो इस सर्किट में कितना मैक्सिमम वोल्टेज अप्लाई हो पाए जिससे कि ये सक्सेसफुली रन करें, दोनों भाई लोग चमकते रहें। ठीक है, दोनों भाई लोग बढ़िया से चमकते रहें। उसके लिए आप यहाँ पे कितना सोर्स लगाओगे? ऐसा सोर्स ना लगा दो कि एक का जीवन अंधेरा हो जाए, ठीक है, एक बुझ जाए। आपको दोनों को चमकाते रहना है, ठीक है। तो दोनों चमकते रहें, इसके लिए यहाँ पे वोल्टेज सोर्स बताना है कितना लगेगा जिससे कि ये दोनों चमकते रहें। एक कंडीशन दिया हुआ है कि चमकाने के चक्कर में अगर इनको 200 वोट तक का पावर मिल गया तो ये चमकना बंद कर देंगे, ठीक है। तो ज्यादा चमकना भी खतरनाक होता है। तो वही लिखा हुआ है, द लैम्प विल फ्यूज इफ ए पावर ऑफ मोर देन 200 वोट इज डिसिपिएटेड इन इट। समझ गए आप लोग? तो ये मैक्सिमम पावर है, इतना तो समझते हैं आप लोग, ये मैक्सिमम पावर है। अरे भाई मौज लेना शुरू कर रहे हो, बल्ब क्या होता है? अरे पढ़ लो पढ़ लो। टू लैम्प्स ईच विद इन ए रेजिस्टेंस ऑफ 50 वोट। अच्छा, रेजिस्टेंस देखो दे रखा है, कनेक्टेड इन सीरीज। The lamp will fuse if a power of more than 200 वोट is dissipated। अच्छा, एक चीज और लिखा है देखो, मैक्सिमम वोल्टेज। ये देख पा रहे हो आप लोग कि ज्यादा से ज्यादा कितना वोल्टेज इस पे होना चाहिए, मैक्सिमम वोल्टेज इस पे कितना होना चाहिए जिससे कि ये रन कर पाए। सीरीज में, बिल्कुल सीरीज में। तो एक तरीके से इसका रेटेड पावर अगर आप 200 लेते हो मैक्सिमम, तो आप पहले इसका करंट निकालो, ज्यादा से ज्यादा इसमें कितना वोल्टेज आ सकता है 200, तो उसके अकॉर्डिंग इसमें कितना करंट जाएगा। करंट तो इसमें सेम रहेगा, मानते हो कि नहीं? अच्छा, ये पावर दिया है, पावर ऑफ मोर देन 200 वोट इज डिसिपेटेड। तो व्हाट इज द रेटेड वोल्टेज? रेटेड वोल्टेज ऑफ द बल्ब निकाल लो। तो रेटेड वोल्टेज ऑफ द बल्ब क्या आ जाएगा? वी रेटेड, वो हो जाएगा
वी स्क्वायर बाई आर इक्वल टू पी होता है, तो वी स्क्वायर हो जाएगा पी इंटू आर, मानते हो कि नहीं? तो वी, ये सब रेटेड निकाल रहे हैं हम, तो वी स्क्वायर कितना आएगा, पी दिया हुआ है मैक्सिमम कितना है 200 इंटू ये दिया हुआ है 50, ठीक है। तो ये अपना रेटेड हो जाएगा कितना, अंडर रूट ऑफ, तो वही 100 वोल्ट, तो 100 वोल्ट अपना रेटेड होगा, ठीक है। तो यहां पर अपने पास इसका जो रेटेड वैल्यू होगा मैक्सिमम, वी मैक्स है ना रेटेड, वो ये 100 हो सकता है, और ये भी अपने पास कितना होगा 100 होगा, ये रेटेड वैल्यू है। तो अगर ये 100 और 100 मैक्सिमम हो जाए तो आपको कितना लगाना पड़ेगा, तो सबको पता है V1 प्लस V2 इक्वल टू V, तो ये 200 वोल्ट हो जाएगा। तो ज्यादा से ज्यादा आप 200 वोल्ट की बैटरी लगाओगे, 200 वोल्ट की बैटरी लगाओगे तो ये सक्सेसफुली वर्क करेंगे, ठीक है। इससे ज्यादा करोगे तो फिर ये बुझ जाएंगे, ठीक है। तो इसका आंसर अपना 200 वोल्ट हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मोस्ट फ्रीक्वेंटली आप जब पीवाईक्यूज करेंगे तो जरूर मिलेंगे। जैसे एक क्वेश्चन है, इन द सर्किट डायग्राम ऑल द बल्ब्स आर आइडेंटिकल, सभी बल्ब्स आइडेंटिकल हैं, मतलब सभी का रेजिस्टेंस सेम होगा, सभी का रेजिस्टेंस सेम होगा क्योंकि सभी की रेटेड वैल्यू सेम होंगे, P और V सबका सेम होगा। अगर 100 मतलब 100 वोल्ट और 220 वोल्ट है तो सभी 100 वोल्ट और 220 वोल्ट के होंगे। क्लियर है सभी को? विच बल्ब विल बी द ब्राइटेस्ट, तो सबसे ज्यादा चमकने वाला बल्ब इसमें कौन होगा? अब ये तो बता ही दो यार, मयंक ने बता दिया तुरंत, लेकिन दो आंसर दे रहे हैं, वो डी और सी दोनों दे रहे हैं, ऐसे कैसे? दोनों एक ही चमकेगा ना सबसे ज्यादा, चमकने वाला तो एक ही होगा कोई। कौन, किसको चमका रहे हो तुम लोग सबसे ज्यादा? सी चमकेगा यार सबसे ज्यादा। जब रेटिंग सेम कर दिया तो क्वेश्चन में कोई दम नहीं रहा, क्योंकि सभी को पता है कि करंट टोटल आ ही जाएगा, इसमें रेजिस्टेंस आर है मान लो, तो सभी में रेजिस्टेंस सेम होगा, है ना। तो अब यहां पे देखो, जो बैटरी के पास होगा इसमें टोटल कर, यहां से करंट क्या होगा आप खुद बताओ, इसका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, आर और आर सीरीज में 2R, और इसका हो जाएगा R, और टोटल करंट आई ऐसे जाएगा, तो इसमें 2:1 के रेशियो में डिवाइड होगा ना करंट, तो यहां आ जाएगा ये 2I/3, सॉरी I/2, और हाँ ठीक है R/2, तो यहां आ जाएगा I/3। मानते हो कि नहीं? उल्टा कर दिया क्या? उल्टा कर दिया क्या? रेजिस्टेंस जिसमें ज्यादा होगा उसमें करंट कम होगा, ठीक है। 2:1 का रेशियो है ना, तो जो भी आप यहां पे लोगे I1 I2, चलो अभी तुम I1 I2 ही मान लो, तो यहां से फिर से I आएगा, तो टोटल सबसे ज्यादा यहां पे करंट इसमें आ रहा है। पीसी क्या लिखोगे आप? I²R लिखोगे कि नहीं? R तो सेम है। जबकि पीबी क्या लिखोगे? पीबी और ये क्या था अपना ABCD जो भी था, ये ए था ना, तो पीबी इक्वल टू PA क्या लिखोगे आप? ये I1 लिखोगे, मानते हो? मान लो सभी का रेशियो ही पूछ ले तो आप I1 I2 बहुत आसानी से निकाल सकते हो ना। I टोटल क्या हो जाएगा सर्किट का? 10 अपॉन में ये R और ये 2R पैरेलल, उसके साथ ये R सीरीज, तो ये 2R/3 और प्लस R, तो 2R/3 प्लस R, ये कितना हो जाएगा? 5R/3, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपने पास 6/R, तो ये करंट हो जाएगा टोटल अगर आप निकालना चाहो तो। मानते हो कि नहीं? 6/R, और यहां से देखो क्या आएगा, I1 प्लस I2 इक्वल टू I, और I1 इंटू R 2R इज इक्वल टू I2 इंटू R, तो I2 इज इक्वल टू, अगर आप पूरा करना चाहो, करने की जरूरत नहीं थी, यहीं से दिख गया कि PC सबसे ज्यादा होगा क्योंकि I1 I से कम होगा, और PD भी होगा I²R, तो I1 और I2 I से तो कम होंगे, तो ये हमेशा जो है ज्यादा होगा, ए इसका आंसर हो जाएगा।
ठीक है, ए इसका आंसर होगा। ओह, भाई को जलेबी खरीदने जाना है, क्या बात है। कौन छान रहा है तुम्हारे लिए जलेबी 9 बजे हैं? यहां की जलेबी को देखो पहले। तो आई जो है अपने पास हो जाएगा, आई जो हो जाएगा 6/r एम्पेयर, समझ गए। तो अपने पास मैं कह रहा हूं मान लो रेशियो पूछ लेता, PA इज टू PB, ये भी तो पूछ सकता था, PC इज टू PD। तो आपको एग्जैक्ट कैलकुलेशन करना पड़ता कि नहीं, रेशियो भी पूछ सकता था, तो आप रेशियो निकाल लो। PD यहां से I2 कितना हो जाएगा 2I1, तो अब यहां पे पुट करोगे तो आपको I के टर्म्स में मिल जाएगा। I2 को 2I1 करो तो 3I1 इज इक्वल टू I1 हो जाएगा I/3, तो I1 आएगा I/3, I2 आ जाएगा 2I/3, उल्टा लिख रहा था मैं, ठीक है। तो अब यहां से एग्जैक्ट कैलकुलेशन भी कर सकते हो, पावर सबका निकाल सकते हो और रेशियो भी निकाल सकते हो, तो रेशियो भी निकाल लेना। अब आई के टर्म्स में आ गया ना सब, तो आप रेशियो भी निकाल लेना। देखो I1 आ गया आई के टर्म्स में, I2 भी आ गया अपना आई के टर्म्स में, ठीक है। तो बस, और ये आई आपको 6/r पता है, तो सारा चीज आप वैल्यू भी निकाल सकते हो, हालांकि इसकी नीड नहीं थी, ठीक है, हालांकि इसकी नीड नहीं थी, ठीक है। सी क्यों आया, देखिए भाई सी इसलिए आया क्योंकि ये करंट घूमकर सबसे ज्यादा इसमें मैक्सिमम करंट आई जा रहा है, बाकी में ये करंट डिस्ट्रीब्यूट होके जा रहा है और रेजिस्टेंस सब में सेम है, तो फॉर्मूला लगाओगे I²R, ये तो बहुत सीधा है मानसी, ये क्यों नहीं समझ रहे हो आप, I²R। तो यहां पे करंट I1 गया जो I से कम होगा, यहां I2 गया जो दिख रहा है आपको I से कम होगा, ये आप खुद भी गेस कर सकते थे। तो ये जब जुड़ेंगे यहां से I1 आएगा I2 आएगा, तो यहां I आएगा, तो मैक्सिमम करंट C में जाएगा, तो I²R, ठीक है, मैक्सिमम करंट C में जाएगा और रेजिस्टेंस सबका सेम है, तो आप इजीली बता पा रहे हो बिना कैलकुलेशन के, बाकी कैलकुलेट करके भी मैंने बता दिया, तो आप इसका रेशियो भी निकाल लोगे, ठीक है, इसका रेशियो भी निकाल लोगे। अच्छा ए कर दिया है क्या, अच्छा तभी परेशान हो, ए ऑप्शन, अच्छा सी बल्ब के का नाम दिया है, सी पे सी दिया है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, तो सी आंसर होगा ना, मुझे लगा सही कह रहे हैं आप, इसीलिए आपको दिक्कत हुई। अच्छा आज रथ पूजा है, हाँ रथ पूजा तो बहुत बड़ा होता है भाई, बहुत बड़ा सेलिब्रेशन होता है। आप उड़ीसा से हो क्या, वो बहुत बड़ा फेस्टिवल है, मैं उसमें शरीक हुआ हूं कई बार, जब मैं जॉब में था तो मेरी साइट वहां पे कई साल तक थी, 1-2 बार तो मैं उसी चक्कर में हुआ हूं। आज रथ पूजा है, अच्छा तो भाई तुम ऋषि क्या वेस्ट बंगाल से हो या फिर उड़ीसा से हो, उड़ीसा में ही होता है बिल्कुल। चलिए फिर आज बल्ब वाला क्वेश्चन कर लिया हम लोगों ने, आप जाइएगा PYQs में तो आपको मिलेंगे ऐसे क्वेश्चन बल्ब के भी, ठीक है। तो कल हम लोग RC सर्किट शुरू करेंगे, ठीक है, कल हम लोग RC सर्किट शुरू करेंगे, और RC सर्किट में एक काम करना, वो फॉर्मूले देख के आ जाना, ठीक है, और वो कैपेसिटर में जो नोडल एनालिसिस पढ़ाई है वो थोड़ी बहुत जरूरत पड़ सकती है, बहुत ज्यादा नहीं, ठीक है, वो याद ही होगा आपको। और तैयारी शुरू कर दो टेस्ट की तैयारी शुरू कर दो, बता चुका हूं तुम लोगों को पहले से ही, ठीक है। चलो मिलते हैं सभी लोग, मस्त रहो, पढ़ते रहो।